बीए तृतीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के विद्यार्थियों का हिंदी विभाग की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, तृतीय वर्ष के पेपर क्रमांक 10 का शीर्षक है हिंदी भाषा। इस पेपर में अपना पहला अध्याय है भाषा की परिभाषा तथा स्वरूप। इस अध्याय के संदर्भ में आज हम विचार मंथन करेंगे। आप लोगों को ज्ञात है कि मानवीय जीवन समाजोन्मुख है, या सीधी सादी भाषा में कहना है तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में अपना जीवन व्यवहार करने के लिए अपने विचारों का लेन देन करना पड़ता है। मनुष्य अपने विचार या अपनी भावना को प्रकट करने के लिए कई स्थलों पर शब्दों का या वाक्यों का तथा ध्वनि संकेतों का, अपने चेहरे के हाव भाव आदि का सहयोग लेता है। उदाहरण ही देना है तो रेलवे गार्ड तथा रेलवे चालक, इनका विचार विनिमय झंडियों के माध्यम से होता है। लाल झंडी दिखाते हैं तो ट्रेन रुकती है, हरी झंडी दिखाया जाता है तो ट्रेन चलती है। मतलब ये विचार मंथन झंडियों के माध्यम से हो रहा है। कई यानी कि बिहारी के उदाहरण देना है तो बिहारी के पात्र भरे भवन में अपने नेत्रों के द्वारा बातचीत करते हैं। कई लोग तो देखिए हाथ के संकेत या कई अपनी आंख टेढ़ी करते हैं, कई लोग आंख मारते हैं। इसके माध्यम से उनका विचार मंथन चलता है। तो कहने का मानस यही है कि अपनी भावना तथा विचार प्रकट करने के लिए मनुष्य कई ध्वनि संकेतों का, चेहरे के हाव भावों का प्रयोग करता है, और ये नहीं होता है तो वहाँ स्पष्ट रूप से अपने भाव की अभिव्यक्ति करने के लिए भाषा की आवश्यकता ही उनको होती है। इसलिए कहा जाता है कि भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए या विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए मनुष्य को भाषा की आवश्यकता होती है, और मनुष्य भाषा के माध्यम से ही अपने विचार प्रकट करता है, या दूसरों के विचार भी, दूसरे व्यक्ति के कहे हुए विचार भी भाषा के माध्यम से ही वो ग्रहण कर सकता है। इतना ही नहीं, मनुष्य एकांत में जब बैठता है तो वो विचार मंथन करता है, वो भी भाषा के माध्यम से ही करता है। लेकिन भावों का या विचारों का लेन देन करने का साधन, साथ ही साथ विचारों का चिंतन मंथन करने का साधन भी भाषा है। तो आपको ध्यान में आया होगा कि मानवीय जीवन में भाषा का अधिक महत्व है। भाषा के बगैर हमारा जीवन अधूरा ही है, कभी भी हम परिपूर्ण बन नहीं सकते। इसलिए भाषा के कारण ही संपूर्ण हमें ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, जीवन शैली, प्राचीन, भविष्य, ये सब मालूम होता है। इसलिए भाषा ने कि हमारे अहर्निश ने कि निजी जीवन का या निजी जीवनचर्या करने वाला प्रमुख साधन है। भाषा न होती है तो हमारा इस समाज के अंतर्गत जीना ही मुश्किल है। इसीलिए भाषा का मानवीय जीवन में अधिक महत्व है, ये हमें यहाँ ध्यान में रखना होगा। तो हमें सैद्धांतिक रूप से यहाँ भाषा के संदर्भ में यहाँ अध्ययन करना जरूरी है। और ये भाषा शब्द
वैसे देखा जाए तो संस्कृत के भाष्य नामक धातु से बना है, जिसका अर्थ है नहीं कि बोलना या कहना। नहीं कि इस धातु का अर्थ, भाष्य धातु का अर्थ है बोलना या कहना। हम कह सकते हैं कि अब नहीं कि उसको सैद्धांतिक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि जिन साधनों से मनुष्य अपने भाव या विचार बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर आदान प्रदान करता है, वह एक सामान्य रूप से भाषा है। मतलब क्या है? भाषा अपने विचार प्रकट करने का, लिखने का, सुनने का, पढ़ने का या लेन देन करने का साधन है। ऐसा हम भाषा के बारे में कह सकते हैं, या आगे जाकर कह सकते हैं कि मनुष्य के सोचने का, समझने का, चिंतन मंथन करने का या तर्क वितर्क लगाने का साधन भी भाषा है। हम जो भी तर्क करेंगे, भविष्य के बारे में सोचेंगे, नहीं ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों नहीं है, ऐसा जो तर्क भी करते हैं तो ये भाषा के माध्यम से ही कर सकते हैं। इसलिए यहाँ कहा जाता है कि भाव अभिव्यक्ति के सभी साधनों को हम भाषा कहेंगे। हमारी भावना, मानवीय मन की भावनाओं को प्रकट करने वाला साधन ये भाषा है। और दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि भाषा मानवीय व्यवहार का महत्वपूर्ण अंग होती है। और उसको आगे जाकर हम कह सकते हैं कि सार्थक ध्वनियों के संयोग से ही भाषा बनती है। कैसे? देखिए यहाँ अ से गे तक जो ध्वनि चिन्ह है, ये अर्थ प्रकट करने वाले ध्वनि चिन्ह है। जैसे कि क, म, ल, ये तीन अलग अलग ध्वनियां हैं। उसको समूहात्मक रूप से हम ने कि उच्चारित करते हैं तो उसका एक अर्थ होता है। कमल बोले तो एक पुष्प, ऐसा उससे अर्थ निहित होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सार्थक ध्वनियों के संयोग से ही भाषा बनती है। और भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का समूह है, जिसके द्वारा मन की बात यहाँ बताई जाती है। मतलब ये क्या है? उच्चारित शब्दों और वाक्यों का समूह। इस समूह के माध्यम से हम अपने मन की बात यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ऐसी एक साधारण सी अध्ययन पद्धति इस भाषा के संदर्भ में यहाँ कही जाती है। तो आपको यहाँ सैद्धांतिक रूप से भाषा का अध्ययन करने के लिए भाषा की कई परिभाषाएं जानना जरूरी है। और उनमें भी कई परिभाषाएं भारतीय विद्वानों के द्वारा बताई हुई है, उनको जानना है। और कई परिभाषाएं ने कि पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा बताई है, उनको भी यहाँ पर जानना है। तो पहले हम भाषा की परिभाषाएं भारतीय विद्वानों ने जो बताई है उनके संदर्भ में विचार मंथन करेंगे। तो भारतीय विद्वानों में पहले विद्वान है कामता प्रसाद गुरु, जिन्होंने भाषा की परिभाषा इस रूप से बताई है, जो स्क्रीन पर है वो देख लीजिए। कामता प्रसाद गुरु कहते हैं भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टतः समझ सकता है। बिल्कुल सरल सीधी सादी परिभाषा यहाँ डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु की है। वो कहते हैं कि भाषा को ऐसा साधन मानते हैं कि जो अपने विचारों को भली भांति प्रकट कर सकते हैं। हम उस साधन से या भाषा से हम अपने विचार ने कि भली भांति प्रकट कर सकते हैं और दूसरे के विचार भी ने कि भली भांति या स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। मतलब अपने विचार प्रकट करने का साधन भाषा है, दूसरों के विचार भी ने कि यहाँ समझने का साधन भाषा है। ये कामता प्रसाद गुरु जी की स्पष्ट ऐसी परिभाषा। तो उसका निष्कर्ष, कामता प्रसाद गुरु के परिभाषा का निष्कर्ष यही है कि विचारों को प्रकट करने का
और विचारों को समझ लेने का साधन भाषा है, ऐसा उनका कहना है। और दूसरी परिभाषा है कि बाबूराम सक्सेना, इन्होंने कहा है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। बाबूराम सक्सेना की भी परिभाषा बिल्कुल सरल है, मतलब जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, मतलब अ से गे तक जो ध्वनि चिन्ह है, अ आ इ ई क ख ग घ ङ, ये सब ध्वनियों के चिन्ह है। इन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से ही नहीं कि यहाँ शब्द बनते हैं, शब्दों के माध्यम से वाक्य बनते हैं और वाक्यों के माध्यम से यह भाषा बनती है। मतलब इन ध्वनि चिन्हों द्वारा ही हम अपने विचार विनिमय करते हैं। उसका ये जो समष्टि रूप, समग्र रूप, इन ध्वनि चिन्हों का समग्र यानी कि प्रस्तुत होने वाला जो रूप है उसे ही यहाँ पर भाषा कहा गया। या बाबूराम सक्सेना जी का कहना है कि मनुष्य दिन ध्वनि चिन्हों द्वारा अपने विचार परस्पर रूप से प्रकट करता है, दूसरों के विचार भी ग्रहण करता है, उसे हम यहाँ भाषा कहते हैं। तीसरे विद्वान हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इन्होंने यहाँ भाषा की परिभाषा दी है। वो कहते हैं कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों को जो व्यवहार होता है उसे यहाँ भाषा कहते हैं। मतलब क्या है, या मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के संबंध में या नहीं कि भौतिक चीजों के संबंध में अपनी इच्छा और मति, अपने अपने विचार या अपनी बुद्धि का आदान प्रदान, नहीं कि वस्तु खरीद लेने के लिए या वस्तु नहीं कि औरों को बेचने के लिए जो भी अपनी इच्छा या बुद्धि के द्वारा हम वो वस्तु का विनिमय करते हैं, लेन देन करते हैं। और इस लेन देन करने के लिए जो ध्वनि संकेत होते हैं, ध्वनि संकेत में क्या है, यहाँ विचारों के साथ साथ अपने हाव भाव भी यहाँ पर आए हैं। नहीं कि श्याम सुंदर दास की परिभाषा में हाव भाव भी है, क्योंकि हम ध्वनि संकेतों के माध्यम से अपना व्यवहार भी कभी पूर्ण करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि रेलवे गार्ड और चालक, इनका विचार मंथन नहीं कि झंडियों के कारण होता है, कई हाव भावों के कारण, संकेतों के कारण होता है। तो यहाँ नहीं कि श्याम सुंदर दास ने ध्वनि संकेत को यहाँ माना है अपना व्यवहार, नहीं कि सामाजिक व्यवहार जिन ध्वनि संकेतों के द्वारा होता है उसे उन्होंने भाषा की संज्ञा दी है। अगली परिभाषा है आचार्य किशोरी दास। वो कहते हैं विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है। विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट कर सकते हैं। उनकी परिभाषा भी उनसे ही मिलती जुलती है अन्य विद्वानों से। कहते हैं कि यहाँ विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह भाषा है। उन्होंने संकेत को यहाँ महत्व दिया है, सांकेतिक शब्द समूह को उन्होंने भाषा कहा है, जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव दूसरों के प्रति सरलता से प्रकट करते हैं। मतलब ध्वनियों के वो संकेत जिसके माध्यम से हमने विचार या मनोभाव दूसरों के सामने सरलता से प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि झंडियों का या संकेत चिन्हों के माध्यम से हम जो बात करते हैं, तो इन्होंने यहाँ संकेतों को ही महत्ता दी है। अगले विद्वान हैं डॉक्टर सरयू प्रसाद अग्रवाल। ये भारतीय विद्वान, इन्होंने भाषा की परिभाषा इस रूप से दी है, भाषा वाणी द्वारा व्यक्त स्वच्छंद प्रतीकों की वो रीतिबद्ध पद्धति है, जिससे मानव समाज में अपने भावों का परस्पर आदान प्रदान करते हुए एक दूसरे को सहयोग देता है। सरयू प्रसाद जी का कहना है कि भाषा वाणी द्वारा व्यक्त, यानी कि मुख में जो वाणी है उस वाणी के द्वारा व्यक्त स्वच्छंद प्रतीकों की वह रीतिबद्ध पद्धति है।
स्वच्छंद प्रतीक मतलब यहाँ हम हाथ इशारे कर रहे हैं, आंख टेढ़ी कर रहे हैं, झंडी दिखा रहे हैं, मतलब ये सभी प्रतीक है भाषा के। इन प्रतीकों की वो रीतिबद्ध व्यवस्था है, एक बनी बनाई हुई व्यवस्था है। जैसे कि झंडी दिखाया जाता है, लाल है या हरी है, सिग्नल भी रास्ते में आते हैं, लाल है तो अलग अर्थ, नहीं कि हरा है तो अलग अर्थ, नहीं कि एक रीतिबद्ध उसकी व्यवस्था है, इस पद्धति है, जिससे क्या है मानव समाज में अपने भावों का परस्पर आचार विनिमय होता है, विचार विनिमय होता है। इन संकेतों से हमारा विचार विनिमय होता है, हम अपने विचार आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे का सहयोग नहीं कि इसी के माध्यम से देते हैं, तो वो उसे हम भाषा कहते हैं। तो ये समग्र नहीं कि भारतीय विद्वान नहीं कि वैसे देखा जाए तो कई भारतीय विद्वानों की परिभाषाएं यहाँ बताई जाती है, लेकिन सरल और आपको समझने लायक जो 5 परिभाषाएं आपको परीक्षा के अंतर्गत लिखनी है, यह सोचकर मैंने भारतीय विद्वानों में 5 विद्वानों की परिभाषाएं यहाँ पर दी है। तो इनका सार यही है कि कई विद्वान भाषा को नहीं कि विचार मंथन का साधन मानते हैं, कई विचार करने का साधन मानते हैं, कोई ध्वनि प्रतीकों का साधन भाषा मानते हैं, ध्वनि चिन्हों के द्वारा नहीं कि मनुष्य विचार विनिमय करता है तो उसका समष्टि रूप भाषा है, ऐसा मानते हैं। तो यह समग्र नहीं कि भारतीय विद्वानों की परिभाषाएं यहाँ पर चिंतन के तौर से हम लोगों ने यहाँ पर देखी है। तो अगले वीडियो में हम पाश्चात्य विद्वानों की भाषा के संदर्भ में बताई हुई परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।